आइए दोस्तों शुरू करते हैं ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नीट पीजी के लिए, एफएमजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 8 क्लॉज होते हैं, 8th क्लॉज में होता है और हमको उस सीक्वेंस में ही याद रखना है जिस सीक्वेंस में क्लॉज है। क्योंकि 6th क्लॉज क्या होता है, 5th क्लॉज क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। 5th क्लॉज क्या है, 3rd क्लॉज क्या है, 1st क्लॉज क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो वो सीक्वेंस में ही याद करना है। तो कैसे सीक्वेंस याद करेंगे वो देखते हैं, और कौन कौन से क्लॉज होता है वो भी देखते हैं। और ग्रीवियस हर्ट्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पनिशमेंट ज़्यादा होता है। तो ग्रीवियस हर्ट्स में बीनस हम देख लेते हैं किधर है वो आगे में। और अभी सबसे पहले देखते हैं इमस्कुलेशंस। तो ग्रीवियस हर्ट्स का पहला क्लॉज है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन मतलब लॉस ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, मतलब पेनिस में केवल मसल्स पावर ना होना, लॉस ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो अगर हम किसी को इस तरह से मारेंगे कि उसका इरेक्शन ऑफ पेनिस ना हो पाए तो वो ग्रीवियस हर्ट्स की श्रेणी में होता है। तो हालांकि उसका तो लूट तो पूरा दुनिया ही लूट जाएगा, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट्स है और सिर्फ 7 ईयर पनिशमेंट्स होगा। तो होता क्या है इसमें? अच्छा, अगर हम किसी के वर्टिब्री जैसे L4 एंड L5 डिस्क में भी अगर डैमेज करते हैं तो भी ग्रीवियस हर्ट्स हो सकता है, क्योंकि एक इमैस्कुलेशन हो सकता है। क्योंकि L4 L5 नर्व्स सप्लाइज द इरेक्शन ऑफ नर्व सप्लाइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ अदर आई। ठीक है, अगर हम हमारे इंजुरी से, हमारे जो चोट है, हमारे जो मार से किसी का आइदर साइट ऑफ आइदर आई, या तो राइट या लेफ्ट का विजन लॉस हो जाता है, तो वो भी ग्रीवियस इंजुरी की श्रेणी में आएगा। ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस इंजुरी नंबर 2। ग्रीवियस इंजुरी नंबर 3 क्या होता है? परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑन आइदर ईयर। ऐसा क्या, अगर उसका हियरिंग लॉस हो जाए किसी भी ईयर का, ठीक है, आइदर राइट और लेफ्ट, तो किसी भी ईयर का, तो वो भी ग्रीवियस इंजुरी की श्रेणी में आएगा, क्लॉज नंबर 3। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि आप किसी को चाटा मारे, कस के चाटा मारे, उसका टिम्फेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाने से भी उसका हियरिंग तो लॉस होगा ही, तो वो भी तो एक चाटा भी आपको ग्रीवियस इंजुरी की श्रेणी में ला सकता है, उसमें 7 साल का सजा तक हो सकता है। नेक्स्ट है 4th क्लॉज है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट्स। प्राइवेशन, ठीक है, प्राइवेशन याद रखिए। और 5th में परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट्स। पावर, तो 4th में ये वाला टर्म याद करना है। कभी भी प्राइवेशन है क्वेश्चन में तो 4th मार देना है। 4th क्लॉज है ग्रीवियस इंजुरी 4th, और अगर पावर टर्म आएगा तो ग्रीवियस इंजुरी 5th। ठीक है, तो पावर है, पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट हैगा तो 5th क्लॉज है। तो इस अब परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ हेड और फेस। किसी के चेहरा पर हम एब्रेजन कर सकते हैं, एब्रेजन कर देते हैं, नाखून से खरोच देते हैं, खासकर लड़की पर, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट्स आएगा। तो ग्रीवियस हर्ट्स जिसमें हमको 7 साल तक का सज़ा हो सकता है। तो ये सब आपको जानना जरूरी है ताकि आप बच सकें। 7th है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ टूथ, बोन और टूथ। मान लीजिए आप किसी को झापड़ ही मार देते हैं या स्मॉल किक कर देते हैं उसकी गाल पर और उसका टीथ डिसलोकेट कर दिया जाता है, तो वो टूथ डिसलोकेशन भी ग्रीवियस इंजरी नंबर 7 क्लॉज में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 8, एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और causes victim to severe body pain और unable to follow his ordinary daily routine for 15 days। या हम किसी को इस तरह से इंजोर्ड कर देते हैं कि वो उसके लाइफ पर बन जाता है, लाइफ और डेथ पर वो झूल रहा होता है। और दूसरा वो या तो ऑर्डिनरी डेली एक्टिविटीज जैसे कि हम लोग ब्रश करना, पॉटी जाना, नहाना, ये खुद नहीं कर पाता है, तो वो भी फॉर 15 डेज, तो वो भी ग्रीवियस इंजरी में आएगा। तो इसको इस सीक्वेंस में ही याद करना है। तो कैसे करेंगे? तो 4th बस ये वाला याद रखिए कि अगर प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट होगा तो वो 4th होगा। और 5th 6th और 7th कैसे याद रखते हैं वो देखते हैं। तो पावर में 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5। तो पावर जहाँ भी आएगा यानी कि 5th क्लॉज है। पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट्स आ गया तो 5th क्लॉज है। तो 5th है, तो 5th हमारे 5 अंगुली भी 5th होते हैं। तो पावर ऑफ 5 फिंगर्स ऑन फेस डिसलोकेट द टूथ। तो पावर ऑफ 5 फिंगर्स, पावर से ये वाला 5th क्लॉज हो गया। ऑन फेस मतलब डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। ठीक है, एक किक फेस पर पड़ा और उससे उसका टूथ डिसलोकेट कर गया, तो डिसलोकेशन ऑफ टीथ या बोन फ्रैक्चर 7th नंबर क्लॉज हो गया। देखिए इसका दांत झड़ गया। तो ये सब पिक्चर निमोनिक है, जैसे कि हम वर्ड निमोनिक बनाते हैं, ये पिक्चर निमोनिक है। ठीक है, पिक्चर निमोनिक है, याद रखिएगा। पावर ऑफ किक्स ऑन फेस डिसलोकेट द टूथ। तो 5th क्लॉज, 6th क्लॉज, 7th क्लॉज। 7th क्लॉज में डिसफिगरमेंट ऑफ फेस एंड हेड एंड 7th क्लॉज। और 8th क्लॉज जानते हैं कि 15 दिन तक अपना डेली रूटीन पॉटी वोटी नहीं कर पाएगा, तो वो 8th क्लॉज है। या एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट हो गया बस। और एक तो इसमें एक्स्ट्रा याद करना है क्या, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट्स होगा तो 4th क्लॉज मार देना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला होगा, और दूसरा में आँख होगा, और तीसरा में कान होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है BNS रिलेटेड टू इंजुरीज। डेफिनेशन ऑफ मर्डर 101। तो ये तो याद ही, ये तो आसान है, तो याद कर सकते हैं 101। देखिए 0 बेचारे का मर्डर हो चुका है, तो 101 है। और पनिशमेंट ऑफ मर्डर 103। देखिए यहाँ पर बेचारा फांसी पर लटक चुका है, तो 103 इज पनिशमेंट ऑफ मर्डर। डेफिनेशन ऑफ हार्ट 114 BNS। इसको कैसे याद रखेंगे? डेफिनेशन ऑफ हार्ट, हार्ट मतलब चोट, चोट 14, चोट 14 है, चोट 14, चोट से हर्ट हो गया, और 14 से 14 हो गया। आगे में 1 डाल सकते हैं, 1 सब में है, 101 103, तो इसमें भी 1 डाल दीजिएगा। चोट 14 और आगे में 1 डाल दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, तो इसको कैसे याद रखेंगे? ग्रीवियस हर्ट में टोटल 8 क्लॉज होता है, तो 1 + 1 + 6 = 8 क्लॉज। तो इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रीवियस हर्ट्स का 116 BNS है। और ग्रीवियस हर्ट्स में क्या पनिशमेंट है? 7 years विथ फाइन, 7 years विथ फाइन। अच्छा, कुछ सर्जिकल चीज़ है जिसमें इमेस्कुलेशन, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होता है, वो है एरोटिक इलियक डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लॉकेज ऑफ एब्डोमिनल एरोटा वेयर इट ब्रांचेस इनटू इलियक आर्टरीज। तो वहाँ जहाँ इलियक आर्टरीज में डिवाइड करने से पहले एब्डोमिनल एरोटा में ब्लॉकेज होता है, तो उसमें एरोटिक इलियक डिजीज है। उसमें एक तो इंपॉर्टेंट है लेरिज सिंड्रोम्स, लेरिज LERICHE, लेरिज सिंड्रोम्स। तो लेरिज सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइड है। तो ये ट्राइड क्या है? बटक क्लॉडिकेशंस, मतलब बटक में ज़्यादा चलने पर बटक में दर्द होता है, इस्चीमिया। क्लॉडिकेशन इज टाइप ऑफ इस्चीमिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड डिक्रीज्ड फेमोरल पल्सेस। तो ये लेरिज सिंड्रोम्स का ट्राइड है, याद रखिएगा। ठीक है, बटक, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड डिक्रीज फेमोरल पल्स, तीनों का तीनों लगभग नज़दीकी में है, एक ही लोकेशन पर है, तो याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी तो लेरिज सिंड्रोम में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अच्छा, प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क मोस्ट कॉमन एट पॉइंट L4 एंड L5 फॉलोड बाय C5 एंड C6। तो इसमें भी प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी एरोटिक के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सर्जिकल चीज़ था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंजुरी ड्यू टू व्हीकल ऑक्यूपेंट्स। व्हीकल से मतलब गाड़ी चलाने के दौरान क्या क्या इंजरी हो सकता है? विंडशील्ड से याद रख, विंडशील्ड या स्पैरो फुट इंजरीज। मल्टीपल कट लेसरेशंस ड्यू टू एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स ड्यू टू ब्रोकन ग्लासेस। देखिए ये बेचारा ड्राइवर है जो आगे पे तेजी से चला रहा था। ठीक है, विंडशील्ड, उसका आगे का शील्ड जो ग्लास वाला शील्ड है टूट गया और उसके चेहरे पर लग गया। तो मल्टीपल कट लेसरेशंस फाउंड ऑन द फेस, जो ऐसा लगता है कि स्पैरो फुट इंजरी हुआ है। स्पैरो ने अपने फुट से उसको चेहरा को लेसरेट कर दिया है, तो इसी इन्होंने स्पैरो फुट इंजुरीज। मल्टीपल कट लेसरेशन ऑन एक्सपोज बॉडी पार्ट्स क्यों हुआ? ग्लासेस का टुकड़ा उसके चेहरे पर लग गया, तो ये विंडशील्ड इंजरी है। सेकंड है विपलेस इंजरी। विपलेस इंजरी सोचिए कि ये न्यूटन्स की वजह से हुआ है। ये अगर न्यूटन्स नहीं रहता तो विपलेस इंजरी भी शायद ना होता। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार है। लॉ ऑफ इनर्शिया के अगर बॉडी अचानक कार में ये व्यक्ति जो कार के ड्राइविंग सीट पर है या कहीं भी है तो चल रहा है, अचानक स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाने के बाद कार तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन इसके बॉडी और खासकर नेक हाइपर एक्सटेंशन फॉलोड बाय फ्लेक्शन या वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन होगा फॉलोड बाय फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से सर्वाइकल इंजरी हो सकता है, नेक स्पाइन इंजरी हो सकता है, तो इसे विपलेस इंजरी कहते हैं। विपलेस इंजरी ऑन सर्वाइकल फ्रैक्चर। और विपलेस इंजरी हो गया। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील इंजरी। स्टीयरिंग व्हील मतलब स्टीयरिंग व्हील है, और स्टीयरिंग व्हील के सामने क्या होगा? स्टर्नम बोन होगा, हमारा छाती वाला बोन होगा। तो जाहिर है स्टीयरिंग व्हील से जो भी इंजरी होगा स्टर्नम में होगा। तो सबसे पहले पैटर्न ब्रूज होगा, तो होना ही है। जैसे लाइगेचर मार्क ऑन हैंगिंग होता है तो वो भी पैटर्न ब्रूज है। फ्रैक्चर ऑफ स्टर्नम ये तो होना ही है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील के सबसे नज़दीक है स्टर्नम। और तीसरा है एरोटिक इंजरी है, और जिसे लैडर लंग टीयर भी कहते हैं। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील। नेक्स्ट पढ़ते हैं सीट बेल्ट इंजरी। सीट बेल्ट इंजरी क्या होता है? ऑर्गन इंजर्ड मोस्ट कॉमन इज मेसेंट्री फॉलोड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। मेसेंट्री फॉलोड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सीट बेल्ट, मेसेंट्री, सेंट्री। तो यहाँ भी सीट आया, यहाँ भी सीट आया। ठीक है, SCT, सीट मेसेंट्री। उसके बाद फॉलोड बाय स्मॉल। और दूसरा है चांस फ्रैक्चर्स और हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थ्रू वर्टिबल बॉडी और सडन हाइपरफ्लेक्शन। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ही होगा। ठीक है, तो कार अचानक स्टॉप कर जाते हैं और हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन होता है, जिससे कि हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ वर्टिबल बॉडी हो जाता है। ठीक है, चांस फ्रैक्चर, इसे चांस फ्रैक्चर कहते हैं। और नेक्स्ट है डैशबोर्ड इंजरी। न्यूटन से हम लोग को बहुत घाटा हुआ। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ही
विप्लेस इंजरी भी हो गया, इधर सीट बेल्ट इंजरी भी हो गया। डैशबोर्ड इंजरी, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप। पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ये फोर्स अचानक कार टकराया, फोर्स उसके घुटने पर लगा और ये वाला बोन डिसलोकेट कर गया, तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में क्या होता है, फदीर होता है, ठीक है। फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप, ठीक है, फदीर, फ्लेक्शन। और एंटीरियर डिसलोकेशन में फेवर होता है, FAPR, फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डैशबोर्ड से डिसलोकेशन याद करिए, डैशबोर्ड से डिसलोकेशन, डिसलोकेशन ऑफ हिप। कार पेडल और एंकल फ्रैक्चर्स, क्लच एंड एक्सीलरेटर, ठीक है। कार पेडल जहाँ रहता है तो एंकल में ही रहता है, तो एंकल फ्रैक्चर्स। जैसे स्टीयरिंग व्हील रहता है स्टर्नम के सामने, कार पेडल रहता है तो एंकल बोन फ्रैक्चर्स। अच्छा, कुछ रिलेटेड है बम्पर फ्रैक्चर्स। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर्स थ्रू अपर एंड ऑफ टिबिया, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स थ्रू लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। अच्छा, बेबी कार फ्रैक्चर्स नॉट रिलेटेड टू फॉरेंसिक पढ़ लिया दिए। बेबी कार फ्रैक्चर, जैसे कोई अपना एंकल, जो अपना एल्बो जो है कार के, जैसे ये वाला भाई साहब जो है अपने एल्बो मस्ती में कार के दरवाजा पर रख के घूम रहा है, मस्ती में घूम रहा है, तो डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एडल्ला। तो इन सब का जो फ्रैक्चर होता है, डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एडल्ला, तो इन सब के फ्रैक्चर्स को बेबी कार फ्रैक्चर्स कहते हैं। हालांकि हो सकता है किसी में नाम है बेबी कार फ्रैक्चर, बेबी कार फ्रैक्चर। हाँ, बेस ऑफ स्कल, जो कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, तो इसको याद करने के लिए है एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा नोज में है, रिलेटेड टू नोज, तो राइनोरिया। बेस, ये सब बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हम पढ़ रहे हैं। राइनोरिया मतलब फ्लूइड्स कमिंग थ्रू नोज, राइनोरिया। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा रिलेटेड टू नोज, मिडिल क्रेनियल फोसा रिलेटेड टू ईयर, तो इसमें होगा ऑटोरिया, ऑटोरिया। एनी फ्लूइड्स कमिंग थ्रू ईयर इज ऑटोरिया। तो अरे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एकदम अंदर में है, तो कहाँ है, फोरामेन मैग्नम, जहाँ वर्टिब्रल आर्टरी एंटर करता है, फोरामेन मैग्नम, दैट इज, तो उस प्लेस में पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। तो हम लाइन से पढ़ेंगे क्या क्या होता है। हाँ, तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा अभी मोटे तौर पर बता दे रहे हैं, इसमें क्रेनियल नर्व 1 इन्वॉल्व होगा। ऑल्फैक्ट, अच्छा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा क्या है, नोज है, तो नोज में कौन सा क्रेनियल नर्व होगा, ऑल्फैक्टरी, यानी सूंघने वाला नर्व, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन, सूंघने वाला, ठीक है, और सूंघने वाला पावर देता है, तो फर्स्ट नर्व है एंटीरियर क्रेनियल फोसा। यहाँ ए है, यहाँ फर्स्ट है, इससे भी याद कर सकते हैं। और ऑल्फैक्टरी तो आप जानते ही हैं। मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा रिलेटेड टू हियरिंग है, तो यहाँ है 6, 7, 8 क्रेनियल नर्व। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में 9, 10 एंड 11 क्रेनियल नर्व, ठीक है, 9, 10। इसमें तो केवल ऑडिटरी है, तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, 6, 7, 8 क्रेनियल नर्व भी होगा, और इसमें 9, 10, 11, पोस्टीरियर में 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट आइए अब डिटेल्स में देखते हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा तो नोज में होता है, तो CSF राइनोरिया हो गया। ऑल्फैक्टरी नर्व्स इज मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व, क्योंकि क्रेनियल नर्व, इट इज क्रेनियल नर्व 1, इट इज क्रेनियल नर्व 1, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक। नेक्स्ट है, हाँ, बायलैटरल पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा। तो और पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा मतलब आंख के चारों तरफ हेमाटोमा हो जाएगा, आंख के चारों तरफ हेमाटोमा, आंख के चारों तरफ हेमाटोमा। तो और पंडा साइन, इसे पंडा साइन भी कहते हैं, रैकून साइन भी कहते हैं, और ब्लैक आई और सब कंजक्टिवल हेमरेज भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, पंडा विथ ब्लैक आई इन AC कार, पंडा विथ ब्लैक आई, ब्लैक आई इन AC कार, ब्लैक आई विथ AC कार, इसको याद रखिए। पंडा का ब्लैक आई तो होता ही है, इसमें कोई नया बात नहीं है। वो AC कार में जा रहा, तो हो सकता है AC कार में जाए, बहुत ही कीमती प्राणी है, तो AC कार में ही जाएगा, ठीक है। तो पंडा विथ ब्लैक आई विन AC कार, तो पंडा से याद रखिए पंडा साइन, ठीक है, ब्लैक आई से ब्लैक आई याद रखिए, और AC कार से रैकून आई, AC से उल्टा कर रैकून आई, रैकून आई, ठीक है। और ये ब्लैक आई इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपिक ब्रूज, मतलब चोट कहीं और लगता है और निशान कहीं और होता है, एक्टोपिक ब्रूज, एक्टोपिक ब्रूज, ब्रूज अवे फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इंजुरी, अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इंजुरी, ठीक है, मतलब जहाँ इंजुरी है उसके अलग हट के है, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, आई के चारों तरफ। पंडा विथ ब्लैक आई विथ AC कार, पंडा से पंडा साइन, पंडा साइन, ब्लैक आई से ब्लैक आई, और AC से रैकून आई, ठीक है। कोई एंटीरियर क्रेनियल फोसा में होता है, जिसमें क्रेनियल नर्व 1 इफेक्ट होता है। दूसरा है मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा तो रिलेटेड टू ईयर है, तो CSF ऑटोरिया होगा, बैटल साइन होगा, इकैमेसिस ओवर मेस्टॉइड रीजन, मेस्टॉइड रीजन मतलब आप तो जान ही गए होंगे, कान के पीछे जो है, पिना के पीछे। और क्रेनियल नर्व इंजरीज 6, 7, 8 रिलेटेड टू हियरिंग, ये भी आप कर सकते हैं ऑडिटो। तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या है, हाँ, बैटल इन मिडिल फील्ड,
बैटल बैटल इन मिडिल ग्राउंड विथ मस्ती, बैटल इन मिडिल ग्राउंड विथ मस्ती, मतलब मिडिल ग्राउंड में बैटल भी हो रहा, मस्ती के साथ हो रहा, मस्ती के साथ हो रहा। तो बैटल से बैटल साइन हो गया, डिलेड इकामोसिस ओवर मैस्टॉइड, मिडिल ग्राउंड से मिडिल क्रेनियल फोसा हो गया, और मस्ती से मैस्टॉइड एरिया हो गया, मस्ती से मैस्टॉइड एरिया। और इसी से रिलेटेड है हिंज फ्रैक्चर्स, जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा के तरफ ही होता है, एलोंग द साइड्स हिंज फ्रैक्चर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अच्छा इसमें क्रेनियलम 6, 7, 8 इन्वॉल्व होता है, और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जैसे कि ये अराउंड फोरामेन मैग्नम या रिंग फ्रैक्चर्स होता है। ये कैसे होता है, जैसे कि हम बहुत ऊंचे मतलब बहुत ही हाइट से कूद गए अपने एडी अपनी एंकल के सहारे, जैसे हम कूद गए, ठीक है, विद एंकल खड़े सीधे सीधे कूद गए, तो ये फोर्स कहाँ ट्रांसमिट हुआ, हमारे लेग से वर्टिब्रल कॉलम में होते हुए फिर ये फोरामेन मैग्नम, यहाँ फोरामेन मैग्नम है, वर्टिब्रल आर्टरी है, फोरामेन मैग्नम, तो फोरामेन मैग्नम को फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन की वजह से, ठीक है। तो ये वाला अंदर धंस गया, तो रिंग फ्रैक्चर हो जाता है, एक रिंग जैसा फ्रैक्चर हो जाता है, फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम लेग थ्रू वर्टिब्रल कॉलम टू फोरामेन मैग्नम, और रिंग फ्रैक्चर जैसा हो जाता है, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। आप समझ ही गए होंगे। तो रिंग फ्रैक्चर थ्रू बेस ऑफ स्कल होता है, अराउंड फोरामेन मैग्नम होता है, क्रेनियल ऑफ इंजुरीज 9, 10, 11, यहाँ 6, 7, 8 थे मिडिल में, यहाँ 9, 10, 11 याद रखिए, 12 नहीं होता है, फॉल फ्रॉम हाइट से होता है। तो बच्चों देख लीजिए, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में 1 है क्रेनियल इन्वॉल्व, मिडिल क्रेनियल फोसा में 6, 7, 8 क्रेनियल इन्वॉल्व है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में 9, 10, 11 क्रेनियल इन्वॉल्व है, 12 इज स्पेयर्ड, 12 नहीं होता है। टॉर्चर मेथड्स, कुछ टॉर्चर मेथड अब देख लेते हैं, ठीक है। ये डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो के पे डील्स हुआ था, डील्स विथ रिपोर्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ टॉर्चर विक्टिम, तो किस प्रकार से किसी को टॉर्चर किया जा सकता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को क्या क्या टॉर्चर का तरीका है, जैसे कि कोई दुश्मन देश में घुस गया है तो किस तरह टॉर्चर किया जा सकता है वो है। तो डिक्लेरेशन टोक्यो के अनुसार इसे डील किया जाता है। सबसे पहला है कैटल्स प्रॉड, इलेक्ट्रिक शॉक टू जेनेटिलिया, इलेक्ट्रिक शॉक टू, देखिए ये जेनेटिलिया है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो इट इज नोन एज कैटल प्रॉड। अच्छा, टेलीफोनो, रिपीटिंग स्लैपिंग ओवर द ईयर्स, तो इसका निमोनिक तो नहीं बना, कैटल और इधर कैटल्स प्रॉड और जेनेटिलिया में इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, इसका निमोनिक्स नहीं बन पाया, लेकिन टेलीफोनो जो रिपीटिंग स्लैपिंग ओवर द ईयर्स, तो टेलीफोन तो हम कान में ही सुनते हैं, तो समथिंग रिलेटेड टू ईयर, तो उसमें कुछ रिपीट कैसे ईयर्स में डैमेज हो जाएगा, रिपीटिंग स्लैपिंग ओवर ईयर होगा, तो हियरिंग हो सकता है इसमें टिम्पेनिक मेमोरी रप्चर हो जाए, तो इट इज ए टेलीफोनो, ठीक है। तो टेलीफोन हम कान से सुनते हैं, इसमें ये वाला आसान है। थोड़ा कैटल्स प्रॉड में देख लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक टू जेनेटिलिया देता है। नेक्स्ट है फलक्का और बेस्टिनोडो, बीटिंग ओवर सोल्स, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एफ से फाड़ना और लंगा से लेग। देखिए ये किस तरह इसको बुरी तरह से इसको बीट कर रहा हूँ, ऑन द सोल पर बीट कर रहा है, ठीक है, और विद स्टिक, तो बीटिंग ओवर सोल नोन एज फलक्का और बेस्टिनोडो। फलंगा फाड़ना, लंगा से लेग याद रखिएगा, ठीक है। वेट सबमरीन है तो ड्राई सबमरीन है, क्या डिफरेंस है। वेट सबमरीन तो नाम से ही स्पष्ट है, कोई भीगा चुका में, सबमरीन मतलब डुबा देना, तो फोर्स्ड इमर्शन ऑफ हेड अंडर वाटर, लेकिन कैसा वाटर होगा, कंटामिनेटेड विथ यूरिन एंड स्टूल, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरिन एंड स्टूल से डूबा हुआ में उसके चेहरा डुबा देना। एक तो ड्राई सबमरीन है, ड्राई मतलब सूखा, मतलब कुछ नहीं है फिर भी डुबा देना, यानी कि प्लास्टिक बैग ओवर द हेड। देखिए वेट सबमरीन, ये वाला बाथरूम है, पॉटी जहाँ है वहाँ उससे चेहरा को सबमर्ज कर दिया गया, वेट सबमरीन। और ड्राई सबमरीन है एस्फिक्सिएशन सफोकेट विद अ प्लास्टिक बैग ओवर द हेड, तो ड्राई, किसी में डुबाना नहीं है तो ड्राई हो गया, ठीक है, सिर्फ टाइट कर देना है प्लास्टिक उसके चारों तरफ, तो इट इज़ ए ड्राई सबमरीन। अच्छा, नेक्स्ट है डंकिंग, फोर्स्ड इमर्शन ऑफ होल बॉडी अंडर द वाटर, तो डंकिंग कैसे को डंकिंग से डूबना, फोर्स्ड इमर्शन ऑफ होल बॉडी इनटू अंडर द वाटर। इल प्लांटल, इसको कैसे याद रखें, प्लांट जो होता है, हमारा प्लांट जो होता है लगातार स्टैंड किया रहता है, तो प्लांट स्टैंड किया रहता है, तो वो किसी को फोर्स्ड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का सजा भी दे सकते हैं, ये भी एक प्रकार का टॉर्चर होता है। लंबे समय तक खड़ा रखो, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, तो ये भी एक सजा हो सकता है। इट इज़ नोन एज प्लांट जो जैसे खड़ा होता है तो उसी तरह आदमी को खड़ा कर देना है। डंकिंग से डूबना,
फोर्स्ड इमर्सन ऑफ होल बॉडी अंडर वाटर। नेक्स्ट है ब्लैक स्लैब। तो जैसे कि कैटल प्लॉट दिए थे कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट्स टू जेनेटेलियस। तो अब ब्लैक सबमर्शन क्या होता है, हॉट मेटल्स रॉड इनटू एनस, हॉट मेटल रॉड इनटू एनस। तो बेचारा को देखिए कैटल प्लॉट जेनेटेलिया में दिया गया, इलेक्ट्रिक करंट जेनेटेलिया में दिया गया, और ब्लैक स्लैब को हॉट मेटल रॉड को एनस में घुसा दिया गया। ठीक है, इंसर्शन ऑफ हॉट मेटल रॉड इनटू एनस। तो इन देखिए बेचारा कैसे कराह रहा है। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ टॉर्चर्स, ब्लैक स्लैब, कैटल रॉड। नेक्स्ट है हॉग टाइंग, टाइंग रिस्ट एंड एंकल टुगेदर इन प्रोन पोजिशन। रिस्ट से कैसे याद रखेंगे, हैंड है और लेग है, तो एच और एल, हैंड का रिस्ट और लेग का एंकल टुगेदर टाइट किया गया इन प्रोन पोजिशंस। ठीक है, इसको उल्टा गया है, ये इसका सामने वाला है, फ्रंट है, इसका बैक है, तो इन्हें प्रोन पोजिशंस, इसका रिस्ट और एंकल को टुगेदर टाई कर दिया गया, हॉग टाइंग। चिपुआ, चिपुआ मतलब चापना, चिपुआ मतलब चापना। कैसे चापना, एक बम्बू के द्वारा, उसके थाई और लेग को एक बम्बू के द्वारा चापना, क्रश कर दिया गया, और ताकि ताकि सीवियर बॉडली पेन ओवर थाई एंड लेग एंड थाई आर टाइट वेरी टाइटली विद द बम्बू स्टिक्स टू इंड्यूस सीवियर पेन। चिपुआ, चापना, चापना। ये सब टॉर्चर्स का डिफरेंट मेथड्स है जो कि यूज़ होता है। नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है पॉइजन रिसेंबलिंग नेचुरल डिजीज। कुछ कुछ पॉइजन जो होता है, पॉइजन चैप्टर्स है फॉरेंसिक का, जो कि नेचुरल डिजीज में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्निन नस वोमिस का और टेटनस, जैसे हम जानते ही हैं। तो वैसे ही क्या क्या कुछ पॉइजनिंग्स है जो कि नेचुरल डिजीज से रिसेंबल कर सकता है। तो ये अगर हम कुछ पॉइजनिंग अगर किसी को होमिसाइड के रूप में देते हैं तो वो मिमिक करेगा कि वो अच्छा उसको तो अस्थमा हुआ था, तो हो सकता है अस्थमा से पीड़ित हो। तो यही है कि कैसे कैसे रिसेंबल करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस रिसेंबल्स टू अस्थमा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्यों होता है, मस्करेनिक एक्शन होता है और निकोटिनिक भी होता है। अब तो मेन मस्करेनिक इससे मस्करेनिक एक्शन से इसके ब्रोंकियल का कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकियल का कंस्ट्रिक्शन होता है, और जो मिमिक्स करता है कैसे, अस्थमा जैसे। ठीक है, अस्थमा में भी ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस के मस्करेनिक एक्शन से भी ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है। हालांकि इसके मस्करेनिक एक्शन से भी सेलिवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिया, डायरिया, मतलब टोटल फ्लूइड लॉस इसमें होता है। और निकोटिनिक एक्शन से इरिटेबिलिटी और मसल्स पैरालिसिस होता है। ठीक है, तो मस्करेनिक एक्शन से ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है, दैट रिसेंबल्स अस्थमा। नेक्स्ट है स्ट्रिक्निन नक्स वोमिका। स्ट्रिक्निन नक्स वोमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टेटनस से होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, स्ट्रिक्निन नक्स वोमिका का साइन सिम्टम्स टेटनस से रिसेंबल कर सकता है, ऑफिस्थोटोनस, एम्प्रोस्थोटोनस रिसेंबल टू टेटनस। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसमें पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन होता है। तो पोस्ट स्ट्राइक याद करिएगा, पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन होता है, इसमें प्री सिनेप्टिक इनिबिशन होता है, प्री सिनेप्टिक इनिबिशन होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, जी से ग्लाइसिन एंड गामा, ग्लाइसिन एंड गामा। प्री सिनेप्टिक, टी से टेटनस, टिटेनस, टिटेनस, और प्री से प्री सिनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक इनिबिशन ऑफ ग्लाइसिन एंड गामा इन टेटनस। तो इसमें प्री सिनेप्टिक है, प्रीति जी याद रखिएगा। तो इसमें पोस्ट सिनेप्टिक है, तो पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन ऑफ ग्लाइसिन ओनली, ग्लाइसिन। तो केवल प्रीति जी याद रखिएगा। तो प्रीति जी, और इसमें स्ट्रिक्निन में पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन। नेक्स्ट है जिंक, जो कैसा रिसेंबल करता है, जिंक ऑक्साइड रिसेंबल्स, जिंक ऑक्साइड यूजुअली जिंक ऑक्साइड रिसेंबल्स मलेरिया। जैसे उसका मलेरिया हो गया, फीवर विथ चील हो गया, फीवर विथ चील एंड राइगर, मतलब वो कांप रहा है। जैसे बुखार, मलेरिया में कैसा होता है, बुखार के साथ कपकपी आता है। तो जिंक में जिंक ऑक्साइड का इनहेलेशन से मेटल फ्यूम फीवर से कांपता है, मलेरिया लाइक चिल्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। मेटल फ्यूम फीवर इज ड्यू टू जिंक ऑक्साइड एंड अनदर मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से। इज आल्सो नोन एज स्मेल्टर फीवर है। एक तो स्मेल्टर फीवर है, दिस इज मेटल फ्यूम फीवर, और मलेरिया लाइक सिम्टम्स जो कि जिंक से होता है, जिंक ऑक्साइड से होता है। एक तो स्विफ्ट फीवर डिजीज है, स्विफ्ट फीवर डिजीज इज ड्यू टू मरकरी, ये होता है एक्रोडाइनिया या पिंक डिजीज ड्यू टू मरकरी, क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ मरकरी, स्विफ्ट फीवर डिजीज। यहाँ स्मेल्टर्स फीवर है जो कि जिंक ऑक्साइड से होता है, जो कि मेटल फ्यूम फीवर के नाम से जाना जाता है। एक तो स्विफ्ट फीवर डिजीज होता है ड्यू टू मरकरी, HG मरकरी। अच्छा, आर्सेनिक रिसेंबल्स कॉलेरा, इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हम एक तो निमोनिक्स पहले ही दिए थे, आर्मी इन ब्लैकफुट इन रेन, आर्मी विथ ब्लैकफुट इन रेन, ऐसे याद रखिए, आर्मी विथ ब्लैकफुट इन रेन। आर से आर्सेनिक, आर्सेनिक में साइन सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर से आर्सेनिक, AR से, मी से ME से मिजलाइन, ट्रांसफर्स वाइट लाइन ऑन नेल बेड, मिजलाइन,
वाइट लाइन ऑन नेल बेड मतलब नाखून में होता है। ब्लैक फुट होता है ड्यू टू इस्चीमिया ऑफ वेसल्स सप्लाइंग लोअर लिम्ब, ब्लैक फुट। और रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन जिसे मिजल्स लाइक फेडिंग कहते हैं, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हो गया, हाथ में रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन या मिजल्स लाइक फेडिंग, रिसम्बल्स मिजल्स लाइक फेडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक जो होता है उसमें भी कॉलेरा होता है, दैट रिसम्बल्स कॉलेरा। तो ऐसे याद रखेंगे, आर्सेनिक में रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन होता है, रेन मतलब रेन जैसा झड़ता है वैसे ही डायरिया होता है, तो इसको कॉलेरा भी याद रखिएगा। एंड मिजल्स लाइक फेडिंग तो दो डिजीज से रिसम्बल करता है। और ये मिजल्स लाइक फेडिंग या रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, इसका नाम रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन है। तो आर्सेनिक में रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन होता है और रेन जैसा झड़ता है, तो कॉलेरा भी बरसात जैसा है वो लगातार कंटिन्यू हो जाता है। तो रिसेम्बल्स कॉलेरा एंड मिजल्स लाइक फेडिंग। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड में डिफरेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब आपका इसके बारे में सुने होंगे कि कोई अंगीठी जलाया है, ठंडा का मौसम है, चारों तरफ बंद है और वो सभी के सभी परिवार सुबह उठते साथ डेथ हो जाता है। क्यों होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है और थोड़ा भी अमाउंट उसके बहुत सारे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि CO का एफिनिटी हेमोग्लोबिन के प्रति, ठीक है, हेमोग्लोबिन के प्रति जो इसका प्यार है 250 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है। तो इसकी वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया होता है, मतलब थोड़ा ऑक्सीजन हो भी तो भी कोई फर्क नहीं है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा भी है तो वो ईजिली बॉडी में चला जाता है। तो अंगीठी जलाने पर आप प्रॉपर वेंटिलेशन करें, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड से डेथ हो सकता है। और सही बात है कि ये ऑर्डरलेस होता है, पता ही नहीं चलता है कि कोई स्मोक है कि नहीं है। जबकि इसमें साइनाइड है, बीटर एंड आलमंड स्मेल होता है। और दो तो हाइड्रोजन साइनाइड होता है, गैस है, हाइड्रोसाइनिक एसिड एज ए लिक्विड होता है, ठीक है। अच्छा, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हम बता ही दिए। 250 टाइम्स मोर एफिनिटी होता है, तो एनीमिक हाइपोक्सिया करता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है हेमोग्लोबिन से, ठीक है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है हेमोग्लोबिन में, और पूरे बॉडी में COHG यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स्ड विथ हेमोग्लोबिन ही चलता है, ठीक है। और इसमें होता है मोर एफिनिटी टू Fe3 और इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज ए क्लास 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का 4th स्टेप्स में ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया करता है, ठीक है। जैसे कि NADH है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माने NADH है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 3, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज 4th है। तो उसी तरह याद करना है। तो ये साइनाइड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 को इनिबिट करता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और इससे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है। इसमें एनीमिक हाइपोक्सिया, इसमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग में क्या देंगे, हाइपरबारिक ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर देंगे, क्यों, ठीक है। और इसमें है हाइड्रोक्सी कोबालामीन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, हाइड्रोक्सी कोबालामीन इज ड्रग ऑफ चॉइस और लिलीज एंटीडोट, लिलीज किट या लिलीज और एंटीडोट, साइनिक एसिड्स में देते हैं, साइनाइड में देते हैं। पोस्टमार्टम हाइपोथेसिस चेरी रेड, और इसमें ब्रिक रेड इन साइनाइड पॉइजनिंग। कैसे याद करेंगे वो देखिए। तो चेरी कार है, कार का कलर जो है चेरी है, चेरी रेड कार से कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ब्राइट को क्या कहते हैं, ब्राइट साइनिंग, तो ब्राइट रेड साइनिंग से साइनाइड। अब ब्राइट से साइनाइड। हाँ, अब देखिए दोस्तों, किसी भी पॉइजन्स को उसके स्मेल के आधार पर हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। गार्लिक जैसा, लहसुन जैसा, किस पॉइजन का स्मेल लहसुन जैसा होता है। तो इसको याद करिएगा, पार्ले जी, ठीक है। तो सबसे पहले आर्सेनिक, ER से आर्सेनिक, EL से एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। और G से गार्लिक, और P से फॉस्फोरस, पार्ले जी फॉस्फोरस। एल्युमिनियम फॉस्फाइड वही है जो सल्फास पॉइजनिंग है, जो हमारे जो इंडिया में अगर किसी गांव में सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग एल्युमिनियम फॉस्फाइड यानी सल्फास से ही होता है, तो उसका महक भी लहसुन जैसा ही होता है, ठीक है। आर्सेनिक फॉस्फोरस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉस्फोरस में वाइट फॉस्फोरस, जहाँ भी फॉस्फोरस हो वाइट फॉस्फोरस है। बीटर एल्मोंड साइनाइड अभी पढ़ ही चुके हैं, इसका ऑर्डर बीटर एल्मोंड का, साइनाइड का बीटर एल्मोंड जैसा होता है। बर्न ट्रोप कैनाबिस यानी भांग, कैनाबिस किसको कहते हैं, भांग को कहते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड्स।
अच्छा, बंट रोप, देखिए एक कैन है, कैन का बोतल है, उसके चारों तरफ रोप लगा हुआ है, ठीक है, रोप से बांध दिया गया है। तो कैनाबिस कैसा कैसा महकता है? बंट रोप जैसा, जला रस्सी जैसा, ठीक है। तो यहाँ कैन है, कैन इज टाइड विद बंट रोप, ठीक है। कैन रोप, रोटेन एग, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो रोगी हंसता है, रोगी हंसता है, हंसता है। तो रोटेन एग, हाइड्रोजन सल्फाइड, और कैरोसिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। और इसको कैसे हैं? कार्गो, कार्गो, कार्गो का जींस हम कार्गो का पैंट पहनते हैं, तो कार्गो, कैरोसिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, आर्गो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्गो है। थैंक यू दोस्तों, बस हो गया ख़त्म।